दिल्ली के ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास पर सुबह आज 7 बजे ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ के लिए पहुंचे थे और इसी क्रम में ईडी के अधिकारियों की विधायक अमानतुल्लाह खान से तीखी नोकझोंक भी हो गई थी। आपको बताते चले इस घटना का वीडियो जमकर एक्स पर इस समय वायरल हो रहा है और जिसमें कि आपको बताते चले कि एक्स पर अमानतुल्लाह की ओर से पोस्ट करते हुए कहा गया कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपने वीडियो में ईडी के अधिकारी से यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस मामले को लेकर आप यहां आए हैं उस मामले में आपसे अपनी सांस की तबीयत खराब होने की वजह से 4 सप्ताह का समय मांगा गया था, बावजूद इसके आप मुझे गिरफ्तार करने आ गए। वहीं आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की तलाशी पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी की ओर से भी इसको लेकर तमाम तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो अब शुरू हो गई है। भाजपा जो है लगातार ईडी का हथियार बना करके आम आदमी पार्टी को परेशान करना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी टोटल का टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में कोई पैसा घोटाला, कोई आर्म्स घोटाला, कोई रंगबाजी में। इसलिए कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। अगर अमानतुल्लाह को वहाँ के विधायक को अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। भाजपा जो कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है, ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को आरोपी बनाना, पहले शोर मचाना 2016 में कि एसीबी जांच कर रही है, एसीबी ने पूछताछ की, एसीबी ने गिरफ्तार भी किया और फिर उसी एसीबी के मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। भाई, नौकरी के अंदर यही तो गड़बड़ी की आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेके लोगों को भर लिया गया। और एसीबी के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कहीं पे भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ हो। खैर, आप वही बासी स्टोरी चलवाते रहे, कभी अखबार में चलाया, कभी टीवी में चलाया, आपने बदनाम किया एक विधायक। आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे, अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून मियां सबके लिए बराबर है। आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे, अगर भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ
जेल में रखना आपका उद्देश्य है। बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है। अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू मां की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। ये मामला क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस मामले में ईडी सुबह सुबह इतनी सक्रियता के साथ धावा बोलने लगी, दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। 2022 में उन्होंने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी, और उसी मामले में जिसमें सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था, पहले एसीबी ने पर्चा दर्ज किया, फिर ईडी ने पर्चा दर्ज किया 2020 के अंदर। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली, उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट में 11 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। जी आपको बताते चले कि पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन अमोल विनुकांत होमकर ने इस मामले पर कहा कि झारखंड आबकारी कांस्टेबल भर्ती के लिए राज्य में 7 केंद्र बनाए गए थे। दुर्भाग्य से आबकारी कांस्टेबल भर्ती अभियान के दौरान फिजिकल टेस्ट के दौरान 11 अभ्यर्थियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में लगातार जांच अभी जारी है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन अमोल विनुकांत होमकर ने झारखंड आबकारी कांस्टेबल भर्ती के में जानकारी देने के बाद आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसमें लगातार जांच जो है अभी तक जारी है। तो वहीं अभ्यर्थियों की मौत पर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा ने इन मौतों के लिए सोरेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा ने इन अभ्यर्थियों की मौतों को हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा की गई मानव निर्मित राज्य प्रायोजित हत्या का करार दिया है। कुल 7 सेंटर्स पर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरवा रांची, झारखंड जगुआर टेंडरग्राम रातू रांची, पुलिस केंद्र गिरिडीह, जेएपीटीसी पदमा हजारीबाग, चियाकी हवाई अड्डा पलामू, सीटीसी स्वासपुर मुसाबनी, पूर्वी सिंहभूम एवं जैप 9 कैंपस साहेबगंज में यह आयोजन किया गया है। दुर्भाग्यवश कुछ केंद्रों में शारीरिक परीक्षा के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में यूडीकांड दर्ज किए गए हैं और मृत्यु का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अग्रतर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी की जा रही है। सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पारदर्शी चयन प्रक्रिया एवं उनके सहयोग सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें से कुछ सुविधाएं निम्न प्रकार से है। प्रत्येक केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त संख्या में मात्रा में दवाएं, एम्बुलेंस गाड़ी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है। दौड़ से पूर्व जो होल्डिंग एरिया होता है, वहां पर अभ्यर्थी जहां रुकते हैं दौड़ से पूर्व, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी, ORS इत्यादि की भी व्यवस्था वहां पे की गई है। हर एक सेंटर पर पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर्स, मेडिकल बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि दौड़ जो है प्रातः जल्द से जल्द प्रारंभ करते हुए उसे जल्द पूरा किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को गर्मी का कम से कम सामना करना पड़े। इसके अलावा चलन शौचालय की व्यवस्था सभी जगह की गई है। सभी जो बहाली बोर्ड्स है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन के बोर्ड्स है,
उनके पदाधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो पूर्णतः पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें जो भाग लेने वाले अभ्यर्थी है उनके लिए यथासंभव सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाए। कुल 7 सेंटर्स पर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरवा रांची, झारखंड जगुआर टेंडरग्राम रातू रांची, पुलिस केंद्र गिरिडीह, जेएपीटीसी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीते कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से अभी तक 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से रेलवे सेवा भी प्रभावित हुई है। आपको बताते चले कि दक्षिण मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारी बारिश और कई स्थानों पर पटरियों पर जल भराव होने के कारण 99 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, तो वहीं 4 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गई, जबकि 54 ट्रेनों के मार्गों को परिवर्तन उनमें किया गया है। और भारी बारिश के कारण शहर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात की गई है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और तमाम अधिकारियों को जानकारी देते हुए उनसे जानकारी ली और साथ ही साथ जिस तरीके से इस समय हालात बने हुए हैं उन पर संज्ञान भी लिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव की आगामी यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विनय कुमार सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता मालिक है और बिहार का सच्चा सेवक कौन होगा वो जनता ही तय करेगी। जो लोग जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार को प्रभावित करते हैं, राजनीति में भी जातीय चश्मा पहनकर राजनीति को गंदा करते हैं और बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं, अपराधियों को उनके मनोबलों को बढ़ाते हैं और वे यात्रा करें या फिर प्रवास करें, जनता जानती है कि वे केवल अपना विकास करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव यात्रा पे निकल रहे हैं। आप लोगों को घेर रहे हैं कि आप लोगों ने काम नहीं किया, जनता के बीच से आकर आप लोग से सत्ता लेने की शुरुआत करेंगे 25 में इस यात्रा के माध्यम से। बिहार की जनता मालिक है और बिहार का सच्चा सेवक कौन होगा ये जनता तय करेगी। जो लोग जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार को प्रभावित करते हैं, राजनीति में भी जातीय चश्मा पहन करके राजनीति को गंदा करते हैं और पूरे बिहार के अंदर विकास की गति में भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं, अपराधियों को मनोबल बढ़ाते हैं, वो यात्रा करें या प्रवास करें, जनता जानती है कि ये अपना विकास करेगा, अपने परिवार के उत्थान और कल्याण के लिए, राजनीतिक जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए ये सारा खेल और नाटक कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 वर्षों तक लालू यादव सत्ता में रहे, लेकिन एक व्यक्ति को भी उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। वे केवल परिवार के लिए आरक्षण की चिंता करते हैं। लालू यादव के परिवार को कभी भी पूरे प्रदेश की चिंता नहीं रही। 15 साल तक लालू जी सत्ता में रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, सिर्फ वो अपने परिवार के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। पूरे प्रदेश की चिंता कभी लालू प्रसाद जी के परिवार को नहीं। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में पूरी स्वास्थ्य सेवा चरमरा चुकी है। एलएनजेपी अस्पताल में 670 करोड़ का जो नया ब्लॉक बना है वो अपने आप जो है वो भ्रष्टाचार का केंद्र है। और उन्होंने यह भी कहा कि हर बार नया घोटाला सामने आने पर दिल्ली सरकार में मंत्री अपना पल्ला झाड़कर सरकार के विभाग के अधिकारियों की तरफ ही उंगली उठाते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। These all departments are the center of corruption. पूरी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं, ऐसा हम कई बार दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। अस्पतालों में नकली दवाइयों का मामला हो, मोहल्ला क्लिनिक में जो नकली टेस्ट हुए उसका विषय हो, और एलएनजेपी हॉस्पिटल में जिस तरह से एक ब्लॉक बनना है और उसका जो एस्केलेशन हुआ है 670 करोड़ का, वो अपने आप में बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र है।
लेकिन उनके मंत्री जो जिम्मेदारी से भागते हैं और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने काम की इतिश्री कर लेते हैं, हर बार नया घोटाला आने पर अपना पल्ला झाड़ते हुए वो सरकारी विभाग के अधिकारियों की तरफ उंगली उठा देते हैं। और हम बार बार इस बात पे दोहरा रहे हैं कि अगर सरकारी विभाग के अधिकारी दोषी हैं तो आप मंत्री के नाते आज कर क्या रहे हैं? आपका काम सिर्फ सुविधाएं लेना है, भत्ते लेना है। आपकी नाक के नीचे चोरी होती है, भ्रष्टाचार होती है और आप आंखें मूंद के बैठे रहते हैं। क्या कारण है कि अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जाती हैं? क्या कारण है कि मोहल्ला क्लिनिक, जिसे आप अपना सबसे बड़ा मॉडल बताते हैं, एक ही नंबर पे हजारों टेस्ट हो जाते हैं और वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है और उन टेस्ट रिपोर्ट्स के बदले में किकबैक लिया जाता है। जितने भी इनके हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें देरी का कारण सिर्फ भ्रष्टाचार है। समय अवधि के अंदर काम पूरा नहीं करते, जानबूझ के चीज़ों को डिले करते हैं, फाइलों को डिले करते हैं और उसके बाद उसकी चार्जेस बढ़ाई जाते हैं और उसमें किकबैक लिया जाता है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पर कहा कि लंबी सूची थी, सभी का सर्वे हो रहा है, नीचे से फीडबैक लिया जा रहा है और उसके बाद अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा और आज दिल्ली में किसी भी तरह की कोई भी बैठक नहीं होगी। कुछ लोगों की नई ज्वाइनिंग हुई है तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, अभी वो चल रही है और जैसे ही वो पूरी होंगी उसके बाद जब भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठना होगा उसके बाद कोई न कोई फैसला होगा। सर, संभावना है कि आज लिस्ट आ सकती है या फिर भी टाइम लग सकता है? अभी इस प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है। अभी अंदाजा एक दो दिन। आखिर पैच कहाँ फंस रहा है, क्योंकि 90 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के सीईसी की बैठक भी हो चुकी है, आखिर पैच कहाँ फंसा हुआ है? कोई पेंच नहीं फंसा है, सभी उम्मीदवार, एक लंबी लिस्ट थी, सभी का सर्वे हो रहा है, कौन अच्छा है, नीचे से फीडबैक ली जा रही है और नीचे से फीडबैक पूरी होने के बाद कोई अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ले। देवेंद्र बबली बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, सुनील सांगवान का भी नाम सुनने में आ रहा है, क्या मजबूती मिलेगी इनके शामिल होने से? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर शिवसेना के यूबीडी नेता संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का इतिहास ही अलग है, वे इतिहास मोलना तोलना खत्म करना चाहते हैं और पंडित नेहरू ने अपने भारत की खोज किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ टिप्पणी की है। पंडित नेहरू उस समय जेल में थे और उन्होंने जेल से जो किताब लिखी यह इसी का संदर्भ है। जेल में थे और जेल से जो किताब लिखी है उसमें वो रेफरेंस आया है। उसके बाद पंडित नेहरू ने ये माफी मांगकर महाराष्ट्र के और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये कहा कि मैं जेल में बंद था और मेरे पास रेफरेंस की कमी थी, तो मेरे से एक गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। ये बात है लगभग 70-75 साल पहले वाली वो बात है, 1932 की बात है। अब इतिहास ढूंढ ढूंढ कर पन्ने खोज रहे हैं शिवाजी महाराज के बारे में। सवाल ये है कि आपने शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके ऊपर बात करो ना, इतिहास में क्यों जा रहे हो भाई? जिस तरह से आपके राज्यपाल कोश्यारी थे, उसने शिवाजी महाराज का अपमान किया। अभी आपके मंत्री केसरकर, उसने शिवाजी महाराज का अपमान किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।